बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर की जो सीरीज़ चल रही हैं उनमें हमारा सेक्शन है 165A। 165 जो है ये स्टेटमेंट्स का है जिसमें विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स देनी होती है। तो 165A जो है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय बैंक्स, कि बैंकों ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स जो है वो बैंक्स भी कलेक्ट करते हैं। जैसे कि कैश विड्रॉल पे टैक्स है वो भी बैंक खुद कलेक्ट करता है। फिर जो कि नॉन फाइलर पे लगता है, इनएक्टिव लिस्ट में जो होते हैं उन पे कैश विड्रॉल पे टैक्स लगता है, वो भी बैंक इकट्ठा करते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट पे जो टैक्स लगता है वो भी बैंक इकट्ठा करते हैं। फिर बाज़-औक़ात जो बैंकों का अपना भी प्रॉफिट होता है, फिर जो इंपोर्ट करते हैं या सर्विसेज देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, उनका भी टैक्स विद हेल्ड होना होता है। तो ये सारे जो टैक्सेस की विद होल्डिंग बैंक्स करता है तो उनकी फिर इंफॉर्मेशन बैंक को देनी होती है एफबीआर को। तो अब एफबीआर को वो स्टेटमेंट देता है अंडर सेक्शन 165A। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है इसमें, सब सेक्शन 1 है, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force including but not limited to the banking companies ordinance 1962 के तहत बैंकिंग कंपनी ने the protection of economic reforms act 1992 and the foreign exchange regulations act 1947 and the regulations made under State Bank of Pakistan 1956 के तहत इफ़ एनी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी शैल मेक अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड द बोर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। तो जो बैंकिंग कंपनी हैं या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कंपनीज हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हर जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो अरेंजमेंट्स करती हैं कि बोर्ड को इन्फॉर्मेशन दें। किस मैनर से? क्लास ए लिस्ट ऑफ पर्सन कंटेनिंग अ पार्टिकुलर्स ऑफ कैश विदड्रॉ, यानी कि जो कैश विदड्रॉ करते हैं एक्सीडिंग 50,000, जो अब इस बजट में इसकी लिमिट इन्हेंस कर दी गई है। पहले 50,000 थी, इसलिए ये कि अपडेटेड क्योंकि आया नहीं, जैसे ही आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। रुपीज़ इन अ डे एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन एग्रीगेट ऑफ द रुपीज़ 1 मिलियन आर मोर ईच प्रीसीडिंग इन द कैलेंडर ईयर, कि जो कैश विड्रॉ करता है और उस पर टैक्स उनको डिडक्ट होता है उसकी डिटेल, और या कि उसकी जो 1 मिलियन या अबव से प्रोसीडिंग्स एक कैलेंडर ईयर में हो रही है ट्रांजैक्शन, उसको बताएगा। अ लिस्ट कंटेनिंग अ पार्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट एग्रीगेट रुपीज़ मिलियन आर मोर मेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर मंथ, के अगर 10 मिलियन से ज़्यादा डिपॉजिट होता है एक महीने में तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। ए लिस्ट ऑफ पेमेंट मेड बाई एनी पर्सन अगेंस्ट द बिल रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड टू द पर्सन एग्रीगेट रुपी 200,000 आर मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, कैलेंडर मंथ के पिछले महीने में अगर किसी का 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल है तो वो भी इसको लिस्ट दी जाएगी। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे टैक्सेस ऑटोमेटिकली रिटर्न में पहले आए होते हैं। वो इसी वजह से आते हैं कि ये बैंक जो है 165A के तहत अपनी स्टेटमेंट्स जब देते हैं तो इसमें जितनी कैश विदड्रॉल पे विद होल्डिंग हुई होती है, क्रेडिट कार्ड के यूज़ पे विद होल्डिंग हुई है, प्रॉफिट ऑन डेट पे विद होल्डिंग हुई है, या आप अगर मालूमात या इंफॉर्मेशन सेंटर में जाते हैं एफबीआर के तो उधर भी पड़ा होता है कि इतनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपने की हैं। वो ये 165A की जो स्टेटमेंट है उधर से ये सारा पता लग रहा होता है। तो आप कुछ लोग परेशान होते होंगे कि ये यार एफबीआर को तो पहले ही हमारे बारे में पता है। तो अब क्योंकि डाटा जो है आगे हम जब इसमें पढ़ेंगे कि जो नादरा भी सारा डाटा शेयर कर रहा है तो आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के साथ शेयर हो रही है। तो फिर इसलिए जो है खुद जब फाइलर होंगे आप अपने तौर पे करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन होगी। अदारों से हो सकता है कोई ऊपर नीचे कमी बेशी हो जाए और आपको टैक्स लग जाए, तो इसलिए इसका एहतियात करा करें। अ लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ऑन डेट जो रिसीव कर रहे हैं उन पे भी होगा, एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर,
कि जितना उस पर टैक्स विथहोल्ड हुआ है और जितना प्रॉफिट मिला है उसकी भी डिटेल इसमें होती है। ए लिस्ट ऑफ पर्सन कंटेनिंग अ पार्टिकुलर ऑफ देयर बिजनेस अकाउंट ओपन आर रीडेजिग्नेटेड ड्यूरिंग ईच प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर, तो कितने लोगों ने अपने बैंक अकाउंट ओपन किए और कितने लोगों ने रीडेजिग्नेट किए वो भी इसमें आएगी। तो इसका सब सेक्शन 2 है, ईच बैंकिंग कंपनी शैल आल्सो मेक अरेंजमेंट टू नॉमिनेट अ सीनियर ऑफिसर at the head office to coordinate with the board for provision of any information and documents in addition to the list of subsection 1 as may be required by the board। तो बोर्ड जो है इसके सबसेक्शन 2 के मुताबिक हर बैंकिंग कंपनी अपना एक सीनियर ऑफिसर नॉमिनेट करेगी अपने हेड ऑफिस में, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अपने मामला तय करेगा और जो इन्फॉर्मेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को होगी उसको वो देगा। तो सबसेक्शन 3 है, The banking company and their officers shall not be liable of any civil, criminal or disciplinary proceedings against them furnishing information required under this ordinance। तो अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने इंफॉर्मेशन एफबीआर को देती है या बैंक का कोई ऑफिसर देता है तो उसके अगेंस्ट किसी किस्म की कोई लीगल या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग कोई भी उसके खिलाफ नहीं हो सकेगी, ये लॉ उसको करता है। इसी तरह सब सेक्शन 4 है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 216 ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर टैक्स पर्पस एंड केप्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी का सेक्शन है 216 उसके मुताबिक तमाम इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ ये टैक्स पर्पस के लिए यूज़ होंगी और कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। इसमें किसी को ब्लैकमेल करना या ये हरासमेंट फैलाना इसका मकसद नहीं है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। आगे सेक्शन है 165B, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक्स। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए, सेम थिंग है जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ी 165A में, क्योंकि अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलहदा से मिल गया है स्टेटस, तो इसलिए जो बैंकिंग के रूल हैं वही सारे इधर अप्लाई होते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो वही चीज़ें सारी हैं कि बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं, स्टेट बैंक हैं, वो सारी करने के बाद ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द रिलेटेड पर्पस ऑफ केप्ट कॉन्फिडेंशियल। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन रेजिडेंट और एनी अदर रिपोर्टेबल पर्सन के, नॉन रेजिडेंट के रिलेटेड या किसी रिपोर्टेबल पर्सन के रिलेटेड हैं तो वो बोर्ड को प्रोवाइड करेगा इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मैनर फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द बाईलैटरल एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसमें बाईलैटरल भी हैं, मल्टीलैटरल भी एग्रीमेंट हैं, इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज़ जो हैं उसके तहत इंफॉर्मेशन जो देने के बाउंड हैं कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट जो है उस नॉन रेजिडेंट कंट्री के जहाँ का रेजिडेंट है उसके बारे में उस कंट्री के साथ शेयर करेगी। जैसे कि हमारे जिनके साथ एग्रीमेंट हैं उनमें जैसे कि तुर्की है, और वो अगर फ़र्ज़ किया उधर हमारा कोई बंदा बैंकिंग कंपनी यूज़ कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास आ जाएगी और पाकिस्तान में उसके इंक्वायरी अगर करनी है या उससे पूछना है तो इन्फॉर्मेशन उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी है तो वो दी जाएगी कि ये रिसोर्सेज कहाँ से आए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हैं 165B की, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है नॉन रेजिडेंट के रिलेटेड और एग्रीमेंट्स के रिलेटेड, टैक्स ट्रीटीज़ के रिलेटेड वो देनी पड़ेगी। ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी यूज्ड ओनली फॉर द टैक्स एंड रिलेटेड पर्पस के लिए यूज होंगी एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन टर्म रेप्यूटेबल पर्सन एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव द मीनिंग्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। उसमें 2002 के बारे में जो बताया गया है उसमें रूल्स में है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह सेक्शन है 166 प्रायोरिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड एंड डिडक्टेड, के टैक्स जो कलेक्ट करना है या डिडक्ट करना है तो उसमें प्रायोरिटी किस तरह से रखी जाएगी। जैसे कि कोई फर्म बैंकक्रप्ट हो रही है तो उसमें सबसे पहले जो स्टेट जो है वो पैसे देगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, कमिश्नर को देगी जो इसके इनकम टैक्स है, या फ़र्ज़ किया कोई कंपनी
जो डिज़ोल्व हो रही है तो उसमें भी सबसे पहले एफबीआर का टैक्सेस दिया जाएगा, फिर बाकी क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। तो इसमें यह है कि प्रायोरिटी है कि पहले टैक्सेशन क्लियर किया जाए और फिर बाकी काम किए जाए। तो इसमें जो लॉ कहता है वो क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। टैक्स कलेक्टेड बाई अ पर्सन अंडर डिवीजन 2 के डिवीजन 2 के तहत जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है ऑफ द पार्ट ऑफ 12 आर डिडक्ट फ्रॉम द पेमेंट अंडर डिवीजन 3, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर 12 शैल बी क्या होगा, हेल्ड बाई अ पर्सन इन ट्रस्ट फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, कि वो जो है किसी के पास भी है तो पहले जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को दे। और बी है नॉट सब्जेक्ट टू अटैचमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट आर लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन, कि उसकी कोई लाइबिलिटी या कोई चीज़ भी है इन द इवेंट ऑफ liquidation or bankruptcy of the persons who has collected or deducted tax from the payment under division 3 of this part of chapter 12 and amount collected or deducted under the estates of the person in liquidation or bankruptcy, the commissioner shall have a first claim। तो उसमें क्या होगा कि कमिश्नर का जो है फर्स्ट क्लेम है कि उसको टैक्स पे किया जाए, बाकी क्लेम बाद में आएंगे फॉर आर बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आर एटसेट्रा। इसी तरह सब सेक्शन 3 है, एवरी अमाउंट दैट द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट फ्रॉम द पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द पेमेंट। तो पहले पेमेंट होगी एंड डिडक्ट प्रायर टू एनी अदर अमाउंट द पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट फ्रॉम पेमेंट विर्चू ऑफ एनी ऑर्डर आर द कोर्ट आर द लॉ। तो ये है कि उसका जो किसी कोर्ट के ऑर्डर हैं तो उसको पहले डिडक्ट किया जाएगा और फिर इसको दिया जाएगा। सेक्शन 167 है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या है कि इंडेमनिटी वो पर्सन है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करता है या डिडक्ट करता है और कमिश्नर को जमा करवाता है, उसको इंडेमनिटी कहते हैं। ए पर्सन हु हैज़ डिडक्ट टैक्स फ्रॉम पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ पार्ट 1 of chapter 12 and remit deduct amount to the commissioner shall be treated having paid deducted amount in recipient of the payment or the purpose of any claim by the recipient for the payment of deduction and tax, कि जो भी इसकी पेमेंट इकट्ठी करेगा और कमिश्नर को जमा करवाएगा तो दैट इज़ द इंडेमनिटी। 168 है सेक्शन और क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड। तो जो टैक्स कलेक्ट और डिडक्ट होगा उसके हवाले से उसको क्रेडिट मिल दिया जाएगा और कुछ जो हैं वो फाइनल टैक्स में आएंगे। तो इसमें बारे में लॉ क्या कहता है हम ये पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स डिडक्टेड फॉर पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ड्राइव्ड बाय द पर्सन टू होम द पेमेंट वाज मेड, कि जिसको ये पेमेंट की जा रही है उसका जो टैक्स कटा है हम इसमें ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट में से वो टैक्स दे रहा है। इसी तरह अमाउंट ऑफ एनी टैक्स कलेक्टेड अंडर डिवीजन 2 ऑफ दिस पार्ट आर चैप्टर 3 आर डिडक्टेड अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स पेड बाय द पर्सन फ्रॉम होम द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड डिडक्टेड। तो उसको ट्रीट किया जाएगा कि जिसका टैक्स कलेक्ट करके डिडक्ट करके जमा करवाया गया है कि उसने टैक्स पे कर दिया है, हम ये ट्रीट करेंगे। सब सेक्शन 2 है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2A 2B 3 एंड 4 of any amount tax has been collected from the person under division 2 of the part of chapter 12 and deducted under division 3 of chapter 12 the person shall be allowed a tax credit। ज़ाहिर है उसका टैक्स अब काटा है, काट के गवर्नमेंट को जमा करवाया तो वो उसको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा फॉर द टैक्स इन कंप्यूटिंग द टैक्स ड्यू बाय द पर्सन ऑन द टैक्सेबल इनकम फॉर द पर्सन ऑफ टैक्स ईयर इन विच द टैक्स वाज कलेक्टेड एंड डिडक्टेड। तो ये ज़हन में रखना है कि वो जो टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट जिस साल में हुआ है और जमा हुआ है उसी साल में उसका क्रेडिट आपने लेना है, तो वो आपको उतना क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी आपका टैक्स कट रहा है उस टैक्स का आप क्रेडिट ले सकते हैं। वेयर द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज़ टैक्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 92 एंड एन अमाउंट ऑफ टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड। तो जहाँ AOP होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी तो सेक्शन 92 के तहत जो कंपनी जो है उसको किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, कि कंपनी अगर AOP का हिस्सा है तो उसका किस तरह से होगा। तो उसके लिए है फॉर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर डिवीजन 2 ऑफ दिस पार्ट चैप्टर 12 डिडक्ट फ्रॉम द पेमेंट आर डिवीजन 3 के तहत
द कंपनी शैल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट, कंपनी को कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, से जो टैक्स कलेक्ट आर डिडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये फार्मूला है उसका कि किस तरह से कंपनी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन का हिस्सा है उसको किस तरह से क्रेडिट देना है, ए बाई बी मल्टीप्लाई बी सी, वेयर ए इज द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर द टैक्स रिसीव्ड बाई द कंपनी एज अ मेंबर फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक कंपनी का एसोसिएशन ऑफ पर्सनस में, और वो टैक्स देने से पहले जो है उस शेयर उसको ए कहेंगे। बी इज़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी जो टैक्सेबल इनकम है। सी इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स विद हेल्ड इन द नेम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो टोटल जो टैक्स विद होल्ड हुआ तो उसको लेंगे और उसका शेयर और जितना टैक्सेबल इनकम और जितना टैक्स विद होल्ड हुआ है उसके मुताबिक वो कंपनी को उसकी विद होल्डिंग दे दी जाएगी। इसी तरह सब सेक्शन 2B है, नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर एनी टैक्स कलेक्टेड आर डायरेक्टेड फ्रॉम एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अमाउंट विच क्रेडिट हैज़ बीन अलाउड अंडर सब सेक्शन 2A टू द कंपनी बीइंग अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन। तो जब 2A के तहत किसी कंपनी को दे दिया गया है तो 2B के तहत वो कोई और क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। नो टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर एनी टैक्स कलेक्टेड आर डिडक्टेड दैट इज़ द फाइनल टैक्स। अब जो फाइनल टैक्स ट्रीट होगा जिसमें हम रिटर्न में फाइनल टैक्स को क्लेम करेंगे उसमें वो एडजस्टेबल नहीं होगा। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि फ़ाइनल टैक्स में अब क्या क्या चीज़ें बची हैं, कि बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स में ले आया गया है। अब फाइनल में जो बचे हैं उनमें ये देखें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। CA में बताया सब सेक्शन 1E ऑफ सेक्शन 152 जो कि नॉन रेजिडेंट का है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो वो फाइनल टैक्स है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 152A ये भी नॉन रेजिडेंट की है। E है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154A जो देते हैं IT की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज IT की, उनका जो टैक्स होता है वो भी फाइनल टैक्स है। और सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 156 के जो कि प्राइज़ बॉन्ड और प्राइज़ विनिंग पे मिलता है वो भी फाइनल टैक्स है। इसी तरह ये भी फाइनल टैक्स है 156 का। एंड सब सेक्शन 7 और सेक्शन 236Z 236Z पे जो टैक्स है वो भी फाइनल टैक्स है। इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसको फाइनल टैक्स ट्रीट करना है, तो बाकी चीज़ों का जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। ए टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल बी अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4, तो उसको सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 के तरह में अप्लाइड करेगा जो कि हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने इसके बारे में बताया था। सब सेक्शन 5 है, ए टैक्स क्रेडिट आर अ पार्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर द टैक्स ईयर that is not able to be credited under subsection 3 or section 4 for the year shall be refunded to taxpayer in accordance with section 170। ये एक इंटरेस्टिंग और टैक्स पेयर के फ़ायदे वाली चीज़ है कि जो आपका टैक्स विद हेल्ड हो रहा है, डिडक्ट हुआ और कलेक्ट हुआ, अगर वो टैक्स आपका टैक्सेबल इनकम से एक्सीड कर जाता है, कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम थी उससे वो एक्सीड कर गया, तो देन क्या होगा कि आपको उसका रिफ़ंड मिल जाएगा और वो रिफ़ंड हो जाएगा। इस तरह सब सेक्शन 6 है, नॉट वेस्ट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन एनी अदर लॉ आर ऑफ द रूल्स द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो अमाउंट शैल बी डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस फ्रॉम द टैक्स विद हेल्ड आर कलेक्टेड एंड एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, कि कोई भी पर्सन जो कह रहा है कि जी मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया है, डिडक्ट किया है और फिर गवर्नमेंट को जाके जमा करवाया है, तो मुझे इसके सर्विस चार्जेस मिलने चाहिए, तो इसके कोई सर्विस चार्जेस नहीं है, कोई इसके सर्विस चार्जेस मिलेंगे। ये बीइंग पाकिस्तानी उस टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद हेल्ड करे और गवर्नमेंट को जमा करवाए। इसी तरह सब सेक्शन 7 है, इन केस एनी अमाउंट इज डिडक्टेड आर अकाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस बाय द पर्सन, द सेड पर्सन विल बी लायबल टू पे द सेड अमाउंट टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई इन सो फार एज दे अप्लाई टू द रिकवरी ऑफ टैक्सेस। तो इसमें अगर कोई उसमें सर्विस चार्जेस रखेगा तो वो गवर्नमेंट की रिकवरी होगी, वो फेडरल गवर्नमेंट को उसे जमा करवाने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट उससे ले लेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 168 तक। अभी हम इसको इधर क्लोज़ करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। उम्मीद है कि आप ये जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ,
आप उसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए आप इसको लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन दिया होता है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, कोई भी टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।